डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली वेल। तो हमने लास्ट क्लास में देखे था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और अब हम आज की क्लास में देखने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और एक्चुअली हम इसे पढ़ते क्यों हैं। हमने ये वादा किया था कि हम कैसे पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे कि हर चीज़ को हम पहले अपने आप से पूछेंगे कि आखिर हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, क्या मोटिव है। ठीक है, एग्ज़ाम में रैंक तो लानी ही है और उसी के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन एक्चुअली इसका एग्ज़ाम में क्या फ़ायदा होने वाला है, हमें ये पढ़ के हम किन किन तरह के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं, क्या क्या जवाब दे सकते हैं, वो हमारे को हमेशा क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली मेरा टाइम कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा है, मैं किस किस चीज़ को पढ़ने में अपना समय दे रहा हूँ, मैं वेस्ट कर रहा हूँ या इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कर रहा हूँ या कर रही हूँ, राइट। तो इस तरीके से हमें हर चीज़ को पहले खुद से पूछ लेना चाहिए कि एक्चुअली इसका क्या मोटिव है, हमारा टाइम कहाँ जा रहा है, राइट। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अपन पढ़ने वाले हैं, वो पहले तो क्या कहते हैं और क्यों पढ़ रहे हैं वो हमें देखना है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन गवर्न करते हैं, नाम से समझ आता है लॉज, यानी कि कुछ रूल्स। जैसे सोसाइटी में कुछ रूल्स होते हैं, हमारे भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पर क्या है, रूल्स हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, लॉज। ठीक है, लॉज आपने सुना होगा डेली लाइफ में, ठीक है, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ आउटलेट्स में लॉज। तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज हैं। आप हर वर्ड को ब्रेक करके देखो, केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज, यानी कि केमिकल्स किस तरह से कंबाइन होते हैं नेचर में। ठीक है, नेचर में किस तरह से कंबाइन होते हैं, उनको गवर्न करने के जो रूल्स हैं। रूल्स किसने बनाए? कोई इंसान ने नहीं बनाए, ये नेचर के लॉज हैं। ठीक है, उन नेचर के लॉज को हमने डिड्यूस किया कि एक्चुअली हो क्या रहा है, और फिर हम उसे पढ़ रहे हैं कि क्या है वो लॉज। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपन बारी बारी से सारे के सारे लॉज। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो पहला लॉ है जो हम पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये आप कह सकते हैं सिंपलेस्ट लॉ है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नाम से ही समझ आता है, हर चीज़ का पहले नाम ध्यान रखते हैं। ठीक है, कहते हैं कि नाम में रखा क्या है, इंसानों के नाम में कुछ खास नहीं रखा है, लेकिन इन चीज़ों के नाम में बहुत कुछ रखा है। इन चीज़ों के नाम से ही हमें समझ आ जाता है एक्चुअली कह क्या रहे हैं, कई कई चीज़ें अपन को समझ आ जाती हैं। जैसे ये कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि एक केमिकल इक्वेशन आप लिखिए। ठीक है, केमिकल इक्वेशन किसकी लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन की लिखते हैं। तो किसी केमिकल रिएक्शन की आपने इक्वेशन लिखी, वहाँ पे आपको क्या करना है, मास को कंजर्व करना है। यानी कि नेचर में अगर कोई रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो क्या हो रहा है, मास कंजर्व रहता है, मास कहीं नहीं जाता है, यानी कि ना जाता है ना आता है। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, कैन नीदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये अपन को ये वाला लॉ बताता है। जैसे कि मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल H2 + O2 गिव्स H2O। मैं इसको अभी बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, चाहो तो आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन में ये इक्वेशन बताती है कि जो हाइड्रोजन का मास यूज़ हुआ है और जो ऑक्सीजन का मास यूज़ हुआ है, यानी कि इस तरफ जो मासेस हैं। ठीक है, अपन चलो बैलेंस कर लेते हैं एक बार और इस रिएक्शन को देख ही लेते हैं। ठीक है, तो मान लो हाइड्रोजन के कितने 2 ग्राम मैंने यूज़ किए। ठीक है, 2 ग्राम मैंने हाइड्रोजन यूज़ करी, यानी कि 1 मोल। अच्छा, अपन मोल्स आगे पढ़ेंगे, इसलिए चलो इसको छोड़ ही दो, क्योंकि मोल्स अभी अपन नहीं जानते। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, मैं ऐसा ही अज्यूम कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस आप वही जानते हैं। ठीक है, आगे की चीज़ें हर 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 बच्चा हर चीज़ नहीं जानता, ये मैं जानता हूँ। ठीक है, इसलिए अभी मोल्स का कॉन्सेप्ट मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। तो आप बस ये मानिए कि अगर हाइड्रोजन का X मास है और ऑक्सीजन का Y मास है, तो जो H2O का यहाँ इस तरफ जो मास होगा, वो डेफिनेटली बिना कुछ सोचे समझे मैं लिख सकता हूँ X + Y ही होगा, लिख सकता हूँ। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है बच्चों यहाँ पर कि ये जो चीज़ है जो मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ये जो है चीज़ जो ये लॉ बताता है, ये इक्वेशन न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती हैं उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये आती है कि इन रिएक्शंस में जो इन्वॉल्व होती हैं चीज़ें वो 2 होती हैं, मास, और दूसरी जो चीज़ इन्वॉल्व होती है वो होती है एनर्जी।
ठीक है। अपन जो रिएक्शन देखते हैं नॉर्मली उसमें सिर्फ मास इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है उनमें ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। और कभी कभार क्या होता है, कभी कभार क्या न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है, जनरली ऐसा होता है कि ये जो मास है वो कभी कभार मतलब जनरली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और इसलिए ये जो इक्वेशन है इट डज नॉट होल्ड्स गुड, राइट। तो इसलिए हम न्यूक्लियर रिएक्शंस में इस लॉ को अप्लाई नहीं करेंगे, इट इज़ नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड दैट्स द एक्सेप्शन। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में वैलिड नहीं है, राइट। तो ये हुआ हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आइए दूसरे लॉ पे अपन बढ़ते हैं, और वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। और लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन, राइट। ये है मेरा दूसरा लॉ, ठीक है। तो ये लॉ क्या कहता है, अब अपन अगेन नाम में देखेंगे क्या है नाम में, कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो यानी कि कोई जो प्रोपोर्शन है वो कांस्टेंट रहता है, वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। किसका रहता है, क्या रहता है, वो अपन आगे एग्जाम्पल से देखते हैं, ये ठीक है। जैसे मान लीजिए H2O इज़ माई फेवरेट, पानी पानी, ठीक है। तो H2O इसके बिना हमारी क्योंकि ज़िंदगी नहीं है, सो इट्स माई फेवरेट। तो H2O को मैं देखूंगा, अगर ये मेरा क्या है, हमने देखा था लास्ट क्लास में, ये प्योर सब्सटेंस में आता है, उसमें भी एक कंपाउंड है, ठीक है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स अपन ने देखे थे। तो H2O अगर मैं लेता हूँ, उसका सैंपल कहाँ कहाँ से लेता हूँ, मान लीजिए मैंने पानी लिया समुंदर से, यानी ओशियन से मैंने लिया, फिर मैं दूसरा सैंपल लेके आया रिवर से, मैंने कहा और सैंपल्स लेके आते हैं, तो मैं तीसरा सैंपल लेकर आया पास की लेक से, अभी भी मेरा पेट नहीं भरा, तो मैंने कहा और जगह से लेते हैं, अपने घर के टैप वाटर से भी मैंने इसका सैंपल लिया, ठीक है। और फिर मेरे को लगा एक और चीज़ करता हूँ, लैब में भी तो H2O प्रिपेयर किया जा सकता है, अभी अपन ने देखा था H2O + O2, ठीक है। तो मैंने लेबोरेटरी में भी H2O को प्रिपेयर कर लिया, राइट। तो अब इन सब सैंपल्स को देखकर मैंने क्या किया, फिर से इनको लैब में लेकर गया, इन सारे सैंपल्स को, ठीक है। ये तो लैब में प्रिपेयर किया था, इन सबको लेकर गया, मैंने देखा कि H2O का कंपोजिशन में देखता हूँ, तो H2O का कंपोजिशन जो है उसमें मैंने पाया 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमेशा 16 ग्राम ऑक्सीजन थी, यानी कि अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन थी तो 32 ग्राम ऑक्सीजन थी, यानी कि जो रेशो, ये जो मिक्सचर है इसका जो रेशो था वो सॉरी ये जो प्योर सब्सटेंस है, आई एम सो सॉरी, ये मिक्सचर नहीं है, ठीक है। लेकिन H/O का जो रेशो था वो हमेशा 1:8 ही आ रहा था, मैंने ये देखा हर सैंपल में, चाहे मैं यहाँ से लाया, यहाँ से कहीं से भी मैं लेके आया, लेकिन जो H/O का जो रेशो आ रहा था वो हमेशा 1:8 आ रहा था। यही बात है लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन की, कि जो प्रोपोर्शन होगा, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट होगा, चाहे आप कहीं से भी ये सैंपल लेके आइए। अच्छा, मैंने कहा एक और काम करता हूँ, अभी मून पे मैंने पानी ढूंढ निकाला, ठीक है। मैंने क्या, हमारे चंद्रयान ने, आई होप, हम होप कर रहे थे कि ढूंढ निकालेगा वो, लेकिन थोड़ा सा अपने टेक्निकल ग्लिच की वजह से लास्ट मोमेंट पे आप जानते होंगे चंद्रयान 2 जो हमारा बहुत शानदार मिशन था वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गया था। तो मून पे मैं पानी लेने गया था, ठीक है। तो मून से जब पानी लेकर आया तो उसका जब मैंने ये रेशो देखा वो भी 1:8 ही था, वो 1:8 आना पड़ेगा, बिकॉज नेचर सेज दैट लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन होल्ड्स वेरी गुड, राइट। तो यही है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आइए अपन तीसरे लॉ की तरफ बढ़ते हैं, और वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो सर अभी आपने कहा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि प्रोपोर्शन बदलेगा नहीं, अब आप कह रहे हो मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल का मतलब है बहुत सारे, तो आपने तो अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। नहीं बच्चों, मैंने अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, ये एक नया लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और ये हमने जो कांस्टेंट देखा था वो सिर्फ एक कंपाउंड के लिए हमने देखा था, लाइक पानी मैं लेकर आया था, राइट। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए मैंने 2 कंपाउंड्स लिए, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं H2O और H2O2 लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लॉ कहता है, ध्यान से सुनना, ये लॉ कहता है कि कोई एलिमेंट अगर किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन हो रहा है और 2 अलग अलग कंपाउंड्स बना रहा है, कोई एलिमेंट ऑक्सीजन, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर एक एग्जांपल को लेके, कोई एलिमेंट ऑक्सीजन अगर कोई दूसरे एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है
और दो अलग अलग कंपाउंड बना रहा है, एक बार मैंने H2O बनाया, एक बार H2O2 बनाया, तो इस एलिमेंट का, यानी कि कोई भी एलिमेंट आप कह सकते हो, कोई भी एक एलिमेंट का जो मास है जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से कंबाइन हो रहा है उन दोनों कंपाउंड्स में, ध्यान से सुनना, किसी एक एलिमेंट का मास, किसी एक एलिमेंट यानी कि मैं मान लेता हूँ या ऑक्सीजन का मास जो कि एक फिक्स्ड मास से कंबाइन हो रहा है हाइड्रोजन के इन बोथ द कंपाउंड्स, उन दोनों मासेस का जब मैं रेशो लूंगा तो दैट रेशो बियर्स सिंपल, ठीक है, यानी कि वो सिंपल रेशो बियर करेगा अगर मैं उनका डिवाइड करूंगा उनको, ठीक है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ, अगर मैं यहाँ देखूँ तो हाइड्रोजन का 2 ग्राम ऑक्सीजन के 16 ग्राम से कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, अच्छा ये ग्राम्स जो हैं, ये ग्राम जरूरी नहीं है ग्राम्स ही हो, ये पार्ट्स कह सकते हैं हम, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, मिलीग्राम भी हो सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट भी हो सकता है यू, अगर आपको पता होगा तो ये वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो अपन बारी बारी से हर चीज़ देखने वाले हैं आगे, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, ग्राम कब लगाते हैं, ठीक है, और यूनिट्स क्या क्या होते हैं, तो आप इसे ग्राम नहीं कहोगे यहाँ पर, तो आप इसे 2:16 भी समझ सकते हो, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस, अगर आपको नहीं पता उन सब चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर अगर मैं रेशो ले रहा हूँ तो हाइड्रोजन का 1 पार्ट ऑक्सीजन के 8 पार्ट से कंबाइन हो रहा है, राइट, इन H2O, और अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 पार्ट ऑक्सीजन के 32 पार्ट से कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, राइट, यानी कि यहाँ पर 1:16 में मान सकता हूँ। अब मैंने क्या बोला था इस लॉ के लिए कि एक एलिमेंट का हमें फिक्स मास लेना है, यानी कि हाइड्रोजन का मैंने मान लिया क्या मास लिया 1 and 1, ठीक है। अब मैं ऑक्सीजन के रेशो लूंगा, अलग अलग मास जो कंबाइन हो रहे हैं विद फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन, तो जब मैं ये रेशो ले रहा हूँ 8 और 16 का, तो क्या आ रहा है 1:2, दस अ सिंपल रेशो, ठीक है। तो ये लॉ यही कह रहा है कि अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से के फिक्स मास से कंबाइन हो रहा है और दो अलग अलग कंपाउंड्स में कंबाइन हो रहा है, तो उन दोनों में उस एलिमेंट का जो मास का रेशो होगा दैट बियर्स अ सिंपल रेशो, राइट, यानी कि हमने यहाँ पे क्या देखा, जैसे 1:2 है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अपन देखें तो वो अलग अलग तरीके से कंबाइन होते हैं, NO2 भी बनाता है, N2O3 भी बनाते हैं, ठीक है, और N2O5 भी बनाते हैं, ये क्या है, ये N2O4 है, ठीक है, उसका डाइमर हो जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में भी अगर आप अप्लाई करते हो ये लॉ तो इट होल्ड्स गुड, ठीक है, ये नेचुरल लॉ है, ये नेचर का लॉ है, इसलिए ये अच्छे से होल्ड करेगा, और ये आपका होमवर्क आप मान सकते हो, ठीक है। इस होमवर्क में आप ये अप्लाई करोगे इन तीनों में, ठीक है, तो आप देखोगे कि अगर नाइट्रोजन का अगर आप फिक्स मास लोगे, ये किसी का भी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का फिक्स मास लिया था, अगर आप इनमें से किसी एक एलिमेंट का फिक्स मास लो और दूसरे एलिमेंट का मास निकालो कि एक एलिमेंट के फिक्स मास से दूसरे का क्या कंबाइन हो रहा है, फिर उस दूसरे का इन तीनों में अगर आप रेशो लोगे तो वो सिंपल रेशो आएगा, जैसे यहाँ पे अपन ने 1:2 देखा, राइट। तो ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। अब अपन चौथे लॉ की तरफ बढ़ते हैं, और पता नहीं क्यों लेकिन चौथा जो लॉ है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, वो स्टूडेंट्स को अक्सर थोड़ा कंफ्यूज करता है, उसमें लोग घबराते हैं। हम बारी बारी से एक एक स्टेप में देखेंगे कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, दैट्स अवर 4th लॉ, वो क्या कहता है, राइट। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये कहता है, अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से और स्लोली मैं बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते रहते हैं, मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या था, रेसिप्रोकल क्या था, सब मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। तो अपन एग्जाम्पल से लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में मैं 3 एलिमेंट्स ले रहा हूँ, अपन ने मल्टीपल में 2 लिए थे, याद रखना, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया था अपन ने, H2O बन रहा था, यहाँ पर मैं 3 एलिमेंट्स ले रहा हूँ, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये लॉ कहता है, दिस लॉ सेज कि अगर कोई 3 एलिमेंट हैं, ठीक है, और एक एलिमेंट को मैं फिक्स मास रखूँगा हमेशा, ठीक है। अच्छा, इसमें कंपाउंड मैं ले रहा हूँ, जैसे इन दोनों का एक कंपाउंड मैं बना रहा हूँ CH4, ठीक है, इन दोनों का मैं बना लेता हूँ H2O, और C और O का एक कंपाउंड मैंने ले लिया CO2, राइट। तो अब ये लॉ कहता है कि एक एलिमेंट जो कॉमन एलिमेंट है, ठीक है,
यानी कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल में मान लो कि हाइड्रोजन इज माय कॉमन एलिमेंट, ठीक है। तो कोई दो एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के फिक्स्ड मास से जब कंबाइन होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के फिक्स्ड मास से कंबाइन होने वाले दो अलग अलग एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन का मास का जब मैं रेशो लूंगा, हाइड्रोजन के फिक्स्ड मास से कंबाइन होने वाले अलग अलग मासेस कार्बन और ऑक्सीजन के, उन दोनों का जब मैं रेशो लूंगा तो वो रेशो या तो बराबर आएगा या फिर वो मल्टीपल्स में आएगा। किस रेशो के? जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल होता है पहली बार में, एक बार फिर आप सुनिए। कोई फिक्स्ड एलिमेंट है, मान लो हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे फिक्स लिया, एक कॉमन एलिमेंट, फिक्स मतलब एक कॉमन एलिमेंट हाइड्रोजन मैंने लिया। तो कोई दो एलिमेंट्स के अलग अलग मासेस जब एक कॉमन एलिमेंट के फिक्स्ड मास से कंबाइन होते हैं तो उन अलग अलग एलिमेंट्स के जो मासेस हैं उनका जब मैं रेशो लूंगा, इट इज़ वेरी मच सिमिलर, या तो वो सेम आएगा या फिर वो मल्टीपल्स में आएगा। किस रेशो के? जब ये दोनों आपस में डायरेक्टली कंबाइन होते हैं। तो कौन आपस में डायरेक्टली कंबाइन होते हैं? कार्बन और ऑक्सीजन, राइट। अब अपन इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि एक्चुअली मैं बोल क्या रहा हूँ। जैसे कि मान लो ये मेरा जो कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन का मैंने फिक्स मास रखा था, ठीक है। कॉमन एलिमेंट क्या था अपना? हाइड्रोजन, और उसका फिक्स मास मुझे लेना है। तो मान लो जैसे यहाँ पे दिख ही रहा है, इसका जो 4 ग्राम है वो इसके 12 से कंबाइन हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम कंबाइंस विद 3 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 ग्राम कंबाइंस विद 3 ग्राम कार्बन, ठीक है। अब मैं इसमें ले रहा हूँ, तो हाइड्रोजन का जो 1 ग्राम है वो किससे कंबाइन होगा? 216 से, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से, ठीक है। तो ये दो चीजें मेरे पास आई, 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन। तो अब इन दोनों का मैं रेशो लूंगा, किसका? कार्बन और ऑक्सीजन का यहाँ पर, क्योंकि ये क्या हुआ है, एक फिक्स्ड मास कॉमन एलिमेंट जो कि हाइड्रोजन है उसके फिक्स्ड मास से कंबाइन हो रहे हैं। तो यहाँ पे जब मैं रेशो लूंगा तो ये आ रहा है 3:8। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों जब डायरेक्टली कंबाइन हो रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये कंपाउंड है, ठीक है। अब इस कंपाउंड में मैं देख रहा हूँ कि रेशो क्या है इनके मासेस का। तो मेरे को दिख रहा है 12 ग्राम कार्बन कंबाइंस विद 32 ग्राम ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे मैं कार्बन लिख रहा हूँ, यहाँ ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसका रेशो लूँ कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस का, तो वो क्या आता है? 3:8 ही आ रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि मैंने क्या देखा, ये जो मासेस का जो अब मैंने रेशो लिया था, पहले ये वाला रेशो था और अभी ये वाला रेशो लिया, मैंने क्या बोला था, या तो ये सेम आएंगे या फिर मल्टीपल में आएंगे, ठीक है। यानी कि इसका डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, इस तरीके से आएंगे, या फिर सेम आएंगे। तो अभी तो सेम आ गए हैं, ठीक है। अब अपन एक और चीज करते हैं, मान लेते हैं, अच्छा अपन को पता है ये CO2 तो बनता है, लेकिन CO भी तो बनता है, एक कंपाउंड CO भी बनता है, राइट। हम जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से। तो यहाँ पर जब मैं रेशो लूंगा कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस का, तो वो क्या आएगा? 12 ग्राम कंबाइंस विद 16 ग्राम ऑक्सीजन, राइट। तो 12 ग्राम कार्बन कंबाइंस विद 16 ग्राम ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पर जो C:O का जो रेशो आता है वो क्या है? वो है 3:4, राइट। तो अभी यहाँ पर जब CO हमने देखा तो इसका रेशो आ रहा है 3:4। क्या मैं इस 3:4 को 3/8 × 2 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, इनका जो हाइड्रोजन का फिक्स मास से जो कार्बन और ऑक्सीजन के मास कंबाइन हो रहे थे, जब उनका मैंने रेशो लिया था तो वो 3:8 था। हमने जब CO2 को देखा तो वो 3:8 ही आया। CO को देखा जब मैंने तो वो 3:8 × 2 आया। यानी कि मैंने क्या कहा था, कभी सेम भी हो सकता है जो हमने CO2 में देखा, और कभी मल्टीपल्स में भी हो सकता है, यानी कि × 2 या × 3 इस तरीके से भी हो सकता है। अगर कार्बन और ऑक्सीजन दो ये जो एलिमेंट्स हैं, अगर वो और भी कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है, मान लो CO4 बना रहे हैं, बनाते नहीं है लेकिन मान लो बनाते होते, तो उनका जब मैं रेशो लेता C:O का, तो वो किसके मल्टीपल में होता? 3/8 के मल्टीपल में होता। जैसे हमने CO के लिए देखा 3/8 × 2, एंड दैट्स द मल्टीपल ऑफ 3/8, राइट। तो आई होप आपको रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन समझ आ गया होगा, ठीक है। अपन ने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ इसे लिया है, अपन और भी चीज़ों के साथ इसको ले सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, 3 कोई भी एलिमेंट उठाइए, ठीक है, और ये देखिए कि अगर वो तीनों एलिमेंट आपस में अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे यहाँ पर CH4H2O और CO2 बना रहे थे, ठीक है, तो आप कोई एक एलिमेंट को कॉमन रखिए और वो जो दूसरे A और B एलिमेंट है, ठीक है, C एलिमेंट को आप कॉमन रखिए, A और B एलिमेंट के मासेस को आप रेशो में रखिए, ठीक है। और उस रेशो को, यानी कि यहाँ पे जैसे लिया 3/8 आया था,
ठीक है। अब जो तीसरा कंपाउंड होगा जिसमें ए और बी कंबाइन हो रहे होंगे, उनके मासेस का आप रेशो लीजिए, या तो वो दोनों रेशियोज सेम होंगे या फिर एक दूसरे के मल्टीपल होंगे, राइट। तो ये हुआ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं अपने पांचवें लॉ की तरफ। पांचवा लॉ जो है वो बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल सा, और छठा जो लॉ है वो भी बहुत सिंपल है। तो ये दोनों लॉ जो है अपने जल्दी हो जाएंगे थोड़े। तो जो फिफ्थ लॉ है उसे कहते हैं गेल-ल्यूसैक्स लॉ या फिर लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, ठीक है। इसको हटा ही देते हैं, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स और गेल-ल्यूसैक्स लॉ। ये लॉ कुछ नहीं, बस एक लाइन कहता है कि जो गैसेस हैं वो अपने जो वॉल्यूम्स हैं उनके सिंपल रेशो में वो कंबाइन होती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जब कंबाइन होती हैं तो आप जानते हो क्या बनता है, अमोनिया बनता है। इसको मैंने बैलेंस किया, ठीक है। तो ये लॉ बस ये कहता है कि नाइट्रोजन का अगर 1 वॉल्यूम है, ये 1 वॉल्यूम क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, लीटर हो सकता है, ml हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम कंबाइंस विद 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया। बस ये लॉ इतना सा कहता है कि ये जो गैसेज हैं वो अपने जो वॉल्यूम्स हैं उन गैसेज के वो सिंपल रेशो में कंबाइन होती हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा 1:3 के रेशो में इनके वॉल्यूम्स कंबाइन हो रहे हैं। और अगर प्रोडक्ट भी गैसियस है, यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट भी क्या है, गैसियस है, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट भी गैसियस है तो वो भी उसी रेशो में कंबाइन होगा, यानी कि यहाँ पे 2 वॉल्यूम्स, यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है, 1:3:2, 1:3 रिएक्ट करेंगे और 2 वॉल्यूम क्या होगा, अमोनिया निकलेगा, क्योंकि वो एक गैसियस प्रोडक्ट है। बस इतनी सी बात बोलता है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, और इसे देने वाले का नाम है गेल-ल्यूसैक, इसलिए उसके नाम पर ये पड़ा गया है, ठीक है। अब अपन अपने आखिरी लॉ, और उस आदमी का नाम आपने सभी ने सुना होगा, एवोगैड्रो जिसका नाम है, ठीक है। तो एवोगैड्रो लॉ अपन देखने वाले हैं, दैट्स अवर 6th लॉ। एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो जी ने क्या कहा था इस लॉ में, एवोगैड्रो ने कहा था कि अगर 2 गैसेस, जब हम देखेंगे उन 2 गैसेस को, अच्छा एक कंडीशन हमें ध्यान रखनी है, प्रेशर और टेम्परेचर सेम होना चाहिए। अगर कोई 2 गैसेस हैं उनके इक्वल वॉल्यूम्स हमेशा इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैरी करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई 2 गैसेस हैं ए और बी, अगर वो दोनों गैसेस सेम प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशंस में हैं तो उनके इक्वल वॉल्यूम्स में मुझे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ एटम्स नहीं मिलेंगे, मार्क माय वर्ड्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी देयर in both the samples of gases which are at same pressure and temperatures if I take equal volumes of both the gases, right। जैसे कि आपने आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में सुना होगा, कुछ लोगों ने सुना होगा, शायद कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा। मैं एक बार थोड़ा सा बता रहा हूँ, इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे, चैप्टर आएगा अपना नया, ठीक है, उसमें अपन डिस्कस करेंगे आइडियल गैस क्या होती है, कैसे काम करती है, क्यों होती है। लेकिन एक बार मैं जस्ट फॉर दिस लॉ मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो ये एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, ठीक है। मैंने क्या कहा, अगर प्रेशर और टेम्परेचर 2 गैसेस है मेरे पास, ए और बी, अगर इन दोनों गैसेस के प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर पे, तो इस इक्वेशन में प्रेशर और टेम्परेचर तो मेरे सेम है दोनों गैसेस के लिए, तो इन दोनों को तो मैं हटा सकता हूँ, राइट। और ये जो आर होता है ये गैस कांस्टेंट होता है, इसे अपन आगे पढ़ेंगे, घबराना मत, अगर नहीं पता हो तो नहीं घबराना, ठीक है। जस्ट इस लॉ के लिए मैंने इस इक्वेशन को लिखा है। तो ये जो आर है ये गैस कांस्टेंट होता है, ये भी एक कांस्टेंट होता है, यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ कि V यानी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। N क्या है यहाँ पर, N है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो अगर ये 2 गैसेस जब सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर पे हैं, तो अगर इनके वॉल्यूम सेम होंगे, इन दोनों गैसेस के अगर वॉल्यूम सेम होंगे तो इन दोनों गैसेस के मोल्स भी सेम होंगे। ये तो हमें आइडियल गैस इक्वेशन कहती है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि मॉलिक्यूल सेम होंगे, ठीक है। 2 वॉल्यूम, अगर 2 गैसेस के सेम वॉल्यूम है तो उनके मॉलिक्यूल सेम होंगे। अच्छा, तो ऐसा क्यों है,
अगर मोल सेम है तो हमेशा मॉलिक्यूल सेम होने ही पड़ेंगे, ठीक है। अपन ये आगे पढ़ेंगे जो अपन मोल के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्यों इक्वल होते हैं। मान लो मेरे पास ये जो दो गैसेस हैं इनको मैं ले ही लेता हूँ। एक गैस है O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस, और दूसरी गैस है ओजोन गैस, ठीक है। तो अगर इनके सेम वॉल्यूम है एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर तो इन दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे, लेकिन एटम्स इक्वल नहीं होंगे। मान लो मॉलिक्यूल्स है मेरे पास O2 के M, ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ O3 के भी मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे यानी कि M ही होंगे, लेकिन एटम्स कितने होंगे O के, ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे 2M होंगे, बिकॉज वन मॉलिक्यूल हैज़ 2 एटम्स। और यहाँ पर कितने एटम्स होंगे 3M होंगे, ठीक है। तो एक लॉ बच्चे अक्सर पढ़ते हैं, ठीक है। पहले एक लॉ आता है जिसको हम दूसरे के बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने तो ऐसा भी पढ़ा था कि अगर सेम वॉल्यूम है दो गैसेस की, प्रेशर और टेम्परेचर अगर इक्वल है तो एटम सेम होते हैं, लेकिन एटम सेम नहीं होते हैं। जो बर्जीलियस लॉ था वो जो उन्होंने कहा था कि एटम सेम होते हैं वो गलत था। जो एवोगैड्रो थे उनका सही लॉ था, इसलिए हम बर्जीलियस नहीं पढ़ते हैं और हमने एवोगैड्रो ही पढ़ा है जिसमें उन्होंने कहा था कि मॉलिक्यूल सेम होते हैं एंड नॉट एटम्स। और एटम्स मैं यहाँ दिखा ही रहा हूँ, इसके अगर 2M है तो इसके कितने हैं 3M है, राइट। तो ये अपने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन खत्म होते हैं यहाँ पर। अब अपन आगे लेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, राइट।